जी, अस्सलाम वालेकुम साथियों। कहिए कैसे आप? हमेशा की तरह आपके लिए दुआओं के फूल लेकर आते हैं और आपको कहते हैं प्रोग्राम में खुशामदीद। और आपके लिए कहते हैं कि आप हमारे आंगनों में मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, महकते रहें और आप हमेशा हमारे घरों की रौनकें बढ़ाते रहें, हमारे बाज़ारों की, हमारे स्कूलों की, हमारे शहरों की, हमारे देहात की। आप हमारा मुस्तकबिल हैं और आप ही हमारा सब कुछ हैं। इसलिए कि आने वाली नस्लों ने ही वो सब चीज़ें उठानी होती हैं, वो बोझ, वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो कि आने वाले वक्तों में किसी भी कौम की तरक्की, उसकी आज़ादियों, उसके जो कमालात हैं, उसके जो ख़यालात हैं, उनकी बुलंदी के लिए कोशिश करनी होती है। तो आज हम आपसे बात करेंगे एक ख़ास मौजू, और ख़ास मौजू ये है कि चले कलान, बड़ा चले कलान, छोटा चले कलान। और जम्मू कश्मीर में जब बात की जाए तो ये जो सर्दी की शदीद शिद्दत है, ये बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा करती है। आप देखें तो यूरोप में तो बहुत सर्दी होती है और सारे यूरोप में तकरीबन होती है, और कुछ दुनिया के ऐसे खिते हैं जहाँ बहुत सर्दी होती है, जहाँ बहुत कम होती है। तो इसमें जो जम्मू कश्मीर का खिता है, इसके अंदर सर्दी इस वजह से होती है कि एक तरफ वादी कश्मीर के अगर देखा जाए तो पीछे हिमालय का पहाड़ है, बर्फ़ से ढका हुआ, केटू और माउंट एवरेस्ट इन्हीं सिलसिलों के साथ हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ बर्फ़ानी, तो इस लिहाज से देखें तो सबसे बुलंद तरीन चोटियाँ हों तो सबसे ठंडी तरीन होंगी, इसलिए कि जो चीज़ यानी चोटी बुलंदी ज़मीन से ऊपर जाती है तो वहाँ दर्ज हरारत गिर जाता है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ये सर्द तरीन वादी जो है इस लिहाज से और भी सर्द हो जाती है कि इसके पीछे हिमालय है और इसके आगे पीर पंजाल का पहाड़ है। इसको पीर पंचाल भी कहते हैं और पीर पंजाल भी कहते हैं। खैर, वजह तस्मिया इसकी पीर साहब किसी से है, और पंचाल भी इसकी एक वजह उसका भी है। पंचाल और पंजाल के हवाले से दोनों बातें कही जाती हैं। कुछ किताबों में और कुछ मौरख़ीन इसको पंचाल कहते हैं, कुछ इसको पंजाल कहते हैं। और ये भी बर्फ़ानी पहाड़ है, और इसके अंदर से जो सिलसिला है बानिहाल, वहाँ से जब टनल निकाला गया है अंग्रेज़ के दौर में, तो जम्मू को श्रीनगर से मिलाया गया। उससे पहले जम्मू और श्रीनगर आपस में जो बिल्कुल जो जो खित्ते थे वो जुदा थे आपस में, यानी इनका बाहमी रब्ता बहुत मुश्किल होता था। और जब पीर पंजाल पे बर्फ़ पड़ जाती थी तो आप समझ लीजिए कि 2-4 महीने तक तो इनका कोई रब्ता नहीं होता था, वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता था, इल्ला ये कि मौसम अगर खुश्क हो या उसमें वहाँ बर्फ़बारी ना हुई हो, जो कि बहुत कम होता था। पिछले वक्तों में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुआ करती थी, और उस बर्फ़बारी से ज़ाहिर है कि जो कश्मीर के जो शहर हैं, हत्ता कि श्रीनगर है, जम्मू है, जम्मू तो खैर जम्मू के तो पहाड़ों पे पड़ती है, जम्मू शहर में नहीं पड़ती, वो निस्बतन गर्म इलाका है। वादी के जो हैं जम्मू श्रीनगर, और जो बारामूला है, इसी तरह जो दीगर अज़ला हैं उसके जहाँ जो तारीख़ी भी हैं, बारामूला भी एक लिहाज से बड़ा तारीख़ी है कि वहाँ भी हुकूमतें रही हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में उनका वो मरकज़ रहा है। और कपवाड़ा भी एक शहर है, सोपोर भी शहर है, इस तरह इस्लामाबाद और ये जो पुलवामा के इलाके हैं यहाँ भी बहुत शोपियाँ हैं, इन इलाकों में भी शहर हैं, कुछ अज़ला हैं उनमें बड़े बड़े शहर हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें सब में बर्फ़ पड़ती है, और इस बर्फ़ के नतीजे में पहले तो ये हुआ करता था जब बानिहाल का टनल नहीं था, तो फिर ये लोग बिल्कुल जाम हो जाते थे अपनी वादी के अंदर, बिल्कुल जो है वो सुकड़ के बैठ जाते थे। इस दौरान वो चूँकि अजनास का बाहर से आना नामुमकिन होता था। आज तो चूँकि टनल मौजूद है और रस्र रसाइल के रास्ते जो है जम्मू के रास्ते खुले होते हैं, लेकिन उस वक्त जो है ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो ज़ाहिर है कि उस वक्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था 2-4 माह सरवाइव करना। ख़ास तौर पे जो चिले कलान है, चिले कलान चिल बच है, जिसको कश्मीरी ज़बान में कहा जाता है, यानी 40 दिन का एक पो का जो महीना है, जिसको पहाड़ी गोजरी ज़बान में पो कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ज़बान वादी कश्मीर की बहुत बड़ी ज़बान है, और उसके अलावा बाकी जगहों पे मैंने वादी के कुछ इलाकों में गोजरी और पहाड़ी भी है, और इसी तरह जम्मू के इलाकों में गोजरी और पहाड़ी है। तो इसके कल्चर्स हैं मुख्तलिफ़, इसकी बहुत सारी सकाफ़तें हैं, और इन सर्दियों की भी बड़ी कमाल की सकाफ़त है। और उस सकाफ़त में सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है जनाब इसकी तैयारी।
اور تیاری اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب باغوں سے سیب اترتے ہیں اور باغ جو ہے وہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا جاتا ہے ٹک ٹک TUCK. کون سا ٹک؟ انگریزی والا نہیں بھائی، اردو والا. اردو والا بھی نہیں بھائی، اردو میں وہ گوجری میں اس کو ٹک کہتے ہیں، یہ ٹکنا، کسی چیز کو کاٹنا، کٹنگ. اور ٹک کہا جاتا ہے کشمیری زبان میں. تو ٹک کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شاخ تراشی ہوتی ہے، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں ان شاخوں کو کاٹا جاتا ہے، ان کو نفیس کیا جاتا ہے. جو شاخیں پھل کی جو بھاری پن ہے اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، بار کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ ان کو کاٹا جاتا ہے تاکہ نئے سرے سے جب وہ فروری مارچ میں جب ان پر نکھار نئے سرے سے آئے، نئے سرے سے نکلیں، تو وہ بہار میں ایک نئے انداز سے سامنے آئے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، بات ضمناً کروں گا آپ سے کہ پھل کچھ ٹوٹتے ہیں، جو